नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस बुक की डेप्थ्स में जाने वाले हैं वो सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। ये एक ऐसी जर्नी है जो फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा हिस्ट्री और ह्यूमन एंड्योरेंस के बारे में बात करती है। हम बात कर रहे हैं एरिक न्यूबी की मास्टरपीस स्लोली डाउन द गैंजेस के बारे में। अगर आप ट्रेवल लिटरेचर के शौकीन हैं तो आपने एरिक न्यूबी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये बुक उनकी दूसरी फेमस बुक अ शॉर्ट वॉक इन द हिंदू कुश से बिल्कुल अलग है। जहां उनकी फेमस बुक पहाड़ों की वर्टिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में थी, ये बुक एक नदी के हॉरिजॉन्टल एंड्योरेंस और फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सफर के कंटेक्स्ट को समझते हैं, क्योंकि बिना कंटेक्स्ट के ये सिर्फ एक बोट राइड की कहानी लगेगी, जबकि असल में ये 1960s के इंडिया का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्ट्री है। इस सफर की शुरुआत होती है विंटर ऑफ 1963-64 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ये वो इंडिया है जो आज के 2026 के इंडिया से बिल्कुल अलग है। ये इंडिया एक बहुत ही बड़े ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा था। सबसे बड़ा शैडो जो इस पूरी बुक पर मंडराता है वो है सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 का। न्यूबी और उनकी वाइफ वांडा जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो इंडिया अभी भी उस वॉर के ट्रॉमा से जूझ रहा था। इस वॉर का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी जर्नी पर पड़ता है और वो है मैप्स की कमी। उस समय डिफेंस रेगुलेशंस की वजह से डिटेल्ड टोपोग्राफिकल मैप सिविलियंस के लिए अवेलेबल नहीं थे। न्यूबी को एक पुराने 1924 के क्वार्टर इंच मैप पर रिलाई करना पड़ता है, जिसे आखिरी बार 1950 में अपडेट किया गया था। अब आप सोचिए, गंगा जैसी नदी जो हर साल मॉनसून में अपना रास्ता बदल लेती है, जिसे ज्योग्राफी में एल्यूवियन एंड डिल्यूवियन कहते हैं, वहां एक 13-14 साल पुराना नक्शा यूज करना सुसाइडल हो सकता है। यही वजह है कि उनकी जर्नी में कॉन्स्टेंटली रास्ता भटकना और कंफ्यूजन एक रिकरिंग थीम बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट है ट्वाइलाइट ऑफ नेहरूवियन एरा। जब न्यूबी सफर कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू अपने आखिरी दिनों में थे। उनकी डेथ मई 1964 में हुई थी, जर्नी खत्म होने के ठीक बाद। न्यूबी की राइटिंग में आप उस समय के इंडिया का स्ट्रगल देख सकते हैं। एक तरफ गांधीयन विलेज आइडल्स हैं और दूसरी तरफ कानपुर जैसी जगहों पर खड़ी हैवी इंडस्ट्रीज, जिन्हें न्यूबी काफी सिनिस्टर डिस्क्राइब करते हैं। वो एक ऐसे इंडिया को देख रहे हैं जो अपनी एंशियंट आइडेंटिटी और मॉडर्न एम्बिशंस के बीच फंसा हुआ था। अब बात करते हैं खुद ऑथर की। एरिक न्यूबी कोई ऑर्डिनरी टूरिस्ट नहीं थे, उनका बैकग्राउंड बहुत फैसिनेटिंग है। वो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इंडिया में फतेहगढ़ में स्टेशन थे। तो जब वो 1963 में वापस आते हैं तो वो एक गोस्ट ज्योग्राफी को नेविगेट कर रहे थे। वो हर जगह अपने पुराने ब्रिटिश इंडिया की मेमोरीज ढूंढते हैं। वो ऑर्डरली कंटेनमेंट्स, वो मिलिट्री डिसिप्लिन, लेकिन उन्हें मिलता है क्योटिक, डस्टी और डेमोक्रेटिक इंडिया। ये क्लैश उनके इंपीरियलिस्ट नॉस्टैल्जिया और पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी के बीच इस बुक का इमोशनल कोर है। और हाँ, इस जर्नी में वो अकेले नहीं है, उनकी वाइफ वांडा उनके साथ है। वांडा का रोल इस नैरेटिव में बहुत ही क्रिटिकल है। जहां एरिक अक्सर रोमांटिसाइज करते हैं या हिस्ट्री में खो जाते हैं, वांडा उन्हें रियलिटी चेक देती है। वो फूड सप्लाईज और सर्वाइवल की बात करती है। उनकी प्रेजेंस इस पूरी जर्नी को मैस्कुलिन एक्सप्लोरेशन से हटाकर एक डोमेस्टिक स्ट्रगल बना देती है। एक बोर्ड पर घर बनाने की कोशिश। तो ये था कंटेक्स्ट, एक 1200 माइल की जर्नी हरिद्वार से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। एक बोट जो बार बार ग्राउंडेड हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। एक नक्शा जो गलत है और एक नदी यानी कि गंगा माँ जो स्पिरिचुअली प्योर है लेकिन फिजिकली डाइंग है। न्यूबी ने 1960 में ही गंगा के इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को डॉक्यूमेंट कर दिया था। पॉल्यूशन, वाटर एक्सट्रैक्शन और डिफोरेस्टेशन को उन्होंने बहुत ही बारीकी से नोट किया। ये बुक सेक्रेड और प्रोफेन का मिक्स है। एक तरफ गंगा के 108 पवित्र नाम है और दूसरी तरफ कीचड़, ब्यूरोक्रेसी और स्टैंडर्ड बोर्ड्स की रियलिटी। तो दोस्तों ये था कंटेक्स्ट। अब चलते हैं न्यूबी की पूरी बोट जर्नी पर। हमारी कहानी शुरू होती है हरिद्वार में। डेट है December 6, 1963। न्यूबी का 44th बर्थडे। एक परफेक्ट दिन होना चाहिए था एक एपिक जर्नी स्टार्ट करने के लिए, राइट? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये सफर एपिक से ज्यादा कॉमिक और पेनफुल होने वाला है। इस सेक्शन का टाइटल हम ये भी दे सकते हैं, द बोट दैट वुडंट फ्लोट। सबसे पहली प्रॉब्लम थी बोट को ढूंढना। आप सोचिए, गंगा जैसी नदी पर ट्रैवल करना है तो आपको एक हल्की फ्लैट बॉटम्ड बोट चाहिए जो कम पानी में भी तैर सके। लेकिन हरिद्वार में ब्यूरोक्रेसी और कंफ्यूजन का ऐसा आलम था कि उन्हें जो बोट मिली वो बिल्कुल गलत थी।
उन्हें मिली एक 25 फुट लॉन्ग स्टील लाइफ बोट। ये लकड़ी की नहीं, लोहे की बनी थी। इसका वेट इतना ज्यादा था कि पानी तक लाने के लिए इसे 32 आदमियों की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस बोट का ड्रॉट यानी पानी के अंदर का हिस्सा, ये 18 इंचेस था। इसका मतलब इसे तैरने के लिए कम से कम 18 इंचेस गहरा पानी चाहिए। तो आगे बढ़ते दिसंबर 6 की दोपहर को इन्होंने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के पास से लॉन्च किया इस बोट के साथ। क्रू में थे एरिक, वांडा और 3 बोटमैन, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए करमचंद। करमचंद एक यंग और इंटेलिजेंट बोटमैन था जो इस सफर का आगे चल के हीरो भी बनने वाला था। जर्नी शुरू हुई और ठीक 200 यार्ड्स के बाद बोट ग्राउंडेड हो गई, यानी कि फंस गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त हरिद्वार में गंगा की डेप्थ सिर्फ 16 इंचेस थी, जबकि बोट को चाहिए 18 इंचेस। यहाँ पर आप आयरनी भी देख सकते हैं। मदर गंगा जो मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल थ्रस्ट बुझाती है, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों की स्पिरिचुअल थ्रस्ट को बुझाती है, उसमें एक रो बोट चलने लायक पानी भी नहीं है, क्योंकि सारा पानी अपर गैंजेस केनाल में डाइवर्ट किया जा रहा था। यहाँ से शुरू होता है वो हिस्सा जिसे न्यूबी द बाबर कहते हैं। ज्योग्राफिकली भाबर हिमालयस के फुट का इलाका होता है जहाँ जमीन पोरस होती है। नदी का पानी जमीन के अंदर सिंक हो जाता है और पत्थरों के नीचे से बहता है। अगले कुछ दिनों तक उनका रूटीन ये नहीं था कि वो बोट में बैठकर ट्रेवल कर रहे थे, बल्कि वो बोट के बाहर पानी में खड़े होकर उसे धक्का मार रहे थे। इमेजिन कीजिए एक भारी भरकम स्टील बोट और ये लोग उसे पत्थरों पर ड्रैग कर रहे हैं। न्यूबी लिखते हैं कि उनके पैरों का तो हाल ऐसा हो गया था जैसे उनके तलवों पर किसी ने जोर जोर से मारा हो। वो 35 मेजर स्टैंडिंग्स यानी फंसने के इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ पहले ही कुछ दिनों में। इस फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ एक मेंटल टॉर्चर भी था, मैप्स का कंफ्यूजन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनके पास जो मैप था वो 1950s का था। इस बाबर रीजन में गंगा कई चैनल्स में बट जाती है। एक पॉइंट पर वो कंफ्यूज हो गए कि वो मेन गंगा में है या फिर बन गंगा में, जो कि एक ट्रिब्यूटरी या फिर बैक वाटर है। अगर आप बनगंगा में चले जाते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते, क्योंकि वो नदी आगे जाकर सूख जाती है। यहाँ पर हम न्यूबी की फ्रस्ट्रेशन देखते हैं जब वो लोकल से रास्ता पूछते हैं। एक मेमोरेबल सीन है जहाँ वो एक साधु से मिलते हैं जो कि एक ग्रास हट में रहता है। न्यूबी सोचते हैं कि ये कोई वाइज होली मैन होगा जो उन्हें रास्ता बताएगा, लेकिन वो साधु कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। एक और जगह वुड कटर्स उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि आर वर्क इज नॉट विद वाटर, मतलब हमारा काम पानी से नहीं है। ये लाइन बुक की एब्सर्डिटी को डिफाइन करता है। आप गंगा के बीच में हैं, लेकिन लोग पानी से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहते। इस सेक्शन में वांडा का कैरेक्टर भी शाइन करता है। जब एरिक स्टबर्न हो जाते हैं, मतलब जिद्दी हो जाते हैं कि हमें आगे ही बढ़ना है, तब वांडा प्रैक्टिकल बातें करती है। खाना कहाँ है? सोने की जगह कहाँ है? एक रात ठंड इतनी ज्यादा थी और बोट बार बार फंस रही थी कि वांडा ने धमकी दी, आई शेल गो बैक टू माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी कि मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। ये एक ह्यूमरस मोमेंट है, क्योंकि वहां से वापस जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। वो लिटरली इन मिडल ऑफ नोवेयर थे। फाइनली कई दिनों की मेहनत, ठंड और पत्थरों पर घुसने के बाद वो पहुंचते हैं बलावली। यहाँ एक बड़ा रेलवे ब्रिज है। न्यूबी के लिए ये सिविलाइजेशन का साइन था। उन्होंने सोचा कि ये डिस्टेंस वो 2 दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन उन्हें इससे कहीं ज्यादा वक्त लगा। बलावली पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रबल्स खत्म नहीं हुई। स्टेशन मास्टर ने उन्हें बताया कि आगे जाने के लिए कोई दूसरी बोट अवेलेबल नहीं थी और जो बोट वो लेकर आए थे इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उसे वापस भेजना है। यहाँ हम एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्रास्ट देखते हैं। स्टेशन मास्टर फ्रेंडली है, इंग्लिश बोलता है और उन्हें टी एंड स्वीट्स ऑफर करता है, लेकिन सिस्टम कंप्लीटली ब्रोकन है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं और कोई लॉजिक नहीं। तो दोस्तों, ये था पहला लेग हरिद्वार से बलावली का। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बोट उन्होंने गलत ली थी, पानी बहुत कम था, मैप यूजलेस था, लेकिन उनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब बलावली से आगे बोट प्लेन्स की तरफ जाती है, जहां पानी गहरा है, फ्लो स्लो है और किनारों पर हिस्ट्री की परछाइयां हैं। हम पहुंचते हैं फतेहगढ़। ये जगह एरिक न्यूबी के लिए सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक इमोशनल एंकर थी। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एरिक यहाँ स्टेशन थे। वो यहाँ अपनी जवानी के दिनों में एक ऑफिसर कैडेट थे। जब वो 1963 में वापस आते हैं, तो वो उस इंडिया को ढूंढ रहे हैं जो उनके दिमाग में बसा था, ब्रिटिश राज का डिसिप्लिन मैनिक्योर्ड इंडिया। लेकिन उन्हें क्या मिलता है? टूटे हुए बंगलोज, ओवरग्रोन गार्डन्स और धूल। वो सिमेट्री जाते हैं उन पुराने मॉन्यूमेंट्स को देखने जहां 1857 की म्यूटनी के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स मरे थे। इस सेक्शन में न्यूबी की राइटिंग में एक मेलनकॉली यानी उदासी है।
वो रियलाइज करते हैं कि उनका वक्त जा चुका है। अब वो यहाँ पर कोई रूलर नहीं बल्कि एक टूरिस्ट है। इसके बाद सफर का सबसे ऑकवर्ड और आई ओपनिंग मोमेंट आता है कानपुर में। दिन था क्रिसमस डे। एरिक और वांडा, जो अब तक काफी ज्यादा गंदे और डिशेल्ड लग रहे थे, कई दिनों से बोट पर होने की वजह से डिसाइड करते हैं कि वो चर्च सर्विस अटेंड करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट यानी अंग्रेज होंगे, वो उन्हें वेलकम करेंगे, शायद ड्रिंक ऑफर करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। कानपुर के बॉक्स वालाज, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन वहां रह गए थे, इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए न्यूबी और वांडा प्रॉपर क्लास के नहीं लग रहे थे। वांडा का रिएक्शन यहाँ क्लासिक है। वो गुस्से में कहती है, इफ दे बिहेव लाइक दिस विद द इंडियंस देन दे डिजर्व टू बी मैसैक्र्ड। अगर ये इनका बर्ताव इंडियंस के साथ ऐसा ही था, तो इनका मैसैकर होना तो ये डिजर्व करते हैं। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। ये दिखाती है कि कैसे ब्रिटिश कम्युनिटी इंडिया में अभी भी अपने पुराने रिजिड क्लास सिस्टम में फंसी हुई थी, जबकि बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। अब नदी उन्हें ले जाती है इंडिया के स्पिरिचुअल हार्ट की तरफ। हम पहुंचते हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती का मिलन होता है, जिसे हम द संगम भी कहते हैं। यहाँ न्यूबी डिस्क्राइब करते हैं माघ मेला। इमेजिन कीजिए, हजारों टेंट्स, लाखों लोग, साधु, बार्बर्स जो लोगों के सिर के बाल काट रहे हैं, मतलब मुंडन हो रहा है, और लाउड स्पीकर्स पर भजन। न्यूबी यहाँ एक कंट्रास्ट नोट करते हैं। एक तरफ है केमिकल रियलिटी, पानी गंदा है, मडी है। दूसरी तरफ मिथिकल रियलिटी है, लोग उस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र अमृत मानते हैं। वो देखते हैं कि कैसे ब्राउन गंगा और ब्लू यमुना मिलती है। ये एक विजुअल स्पेक्टिकल है जो उन्हें मेस्मराइज कर देता है। और फिर आता है सफर का क्रेसेंडो, यानी कि बनारस। न्यूबी के लिए बनारस एक सेंसरी ओवरलोड है। वो लिखते हैं सिटी ऑफ लाइट्स के बारे में, लेकिन वो शर्माते नहीं है फ्लिथ को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी गंदगी को डिस्क्राइब करने के लिए। वो सीवेज ड्रेन्स को सीधे बाथिंग गार्ड्स के बगल में गिरते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ न्यूबी एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉइंट रेज करते हैं। वो बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस के बारे में, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं। वो हैरान होते हैं कि इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ कोई बड़ी एपिडेमिक क्यों नहीं फैलती। वो पॉल्यूशन पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं। कैसे वेस्टर्न साइंस कहती है कि ये पानी जहर है, लेकिन हिंदू फेथ कहता है कि ये जीवन है। और न्यूबी बिना जज किए बस ऑब्जर्व करते हैं। वो वहां डॉटीनेस को कैप्चर करते हैं, यानी पागलपन को कैप्चर करते हैं। लोग, गाय और साधु सब एक ही रिदम में जी रहे हैं वहां पर। बनारस के बाद रिवर बिहार में एंटर करती है। पटना, मोनगिर और भगलपुर। यहाँ नदी बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ इनलैंड सी। एक जगह है कोलगंज, जहाँ रॉकी आइलैंड्स है। न्यूबी यहाँ पुराने रिवर थग्स और डकैत की कहानियां सुनाते हैं, जो 19th सेंचुरी में ट्रैवलर्स को लूट लेते थे। हालांकि उनके साथ कोई डकैती नहीं होती, बस वही पुराने स्ट्रगल, सैंडबार्स और ब्यूरोक्रेसी उनको झेलना पड़ता है। फाइनली वो पहुंचते हैं कोलकाता। बोट को हावड़ा ब्रिज के नीचे से निकालना उनके लिए एक ट्रियम्फ था। कलकत्ता की नॉइस, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल क्योस उन्हें बताता है कि वो रूरल इंडिया का सफर अब खत्म हो चुका है। लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। गंगा का असली अंत है सागर आइलैंड के आगे सैंड हेड्स पर, जहां रिवर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। न्यूबी वहां तक एक पायलट वेसल में जाते हैं। बुक के आखिरी पेजेस में कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस एक शांति है। वो देखते हैं कि कैसे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में मिल रहा है। वी फेल्ट दैट वी हैड कम टू एन एंड एट लास्ट। एक थकान, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन के साथ। तो दोस्तों, स्लोली डाउन द गैंजेस सिर्फ एक ट्रेवलॉग क्यों नहीं है? इसके पीछे के गहरे थीम्स क्या हैं? आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहला थीम है इसमें द सेक्रेड वर्सेस द प्रोफेन, यानी पवित्र वर्सेस द आम। न्यूबी बार बार गंगा के 108 संस्कृत नेम्स जैसे सावित्री द स्टिम्युलेटर लिस्ट करते हैं, और फिर अगले ही पेज पर उसे 16 इंचेस ऑफ मडी वाटर की रियलिटी दिखाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में ये दो अपोजिट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नदी गंदी भी है और देवी भी। सेकंड इसमें थीम है इंपीरियलिस्ट नॉस्टैल्जिया वर्सेस रियलिटी का। एरिक न्यूबी एक ओल्ड इंडिया हैंड थे। वो ब्रिटिश राज के जमाने के सोल्जर थे। पूरी किताब में वो उस ऑर्डर को मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेन टाइम पर चले, ऑफिशियल्स एफिशिएंट हो, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वो इंडिया अब एग्जिस्ट नहीं करता। उनका नॉस्टैल्जिया सैड है, लेकिन बिटर नहीं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब ये देश उनका नहीं रहा। द रोल ऑफ वांडा। वांडा इस बुक की अनसंग हीरो है। ट्रेवल राइटिंग अक्सर मर्दों वाली चीज यानी मेस्कुलिन मानी जाती है, कॉन्करिंग माउंटेन्स एक्सेट्रा। लेकिन वांडा इसमें डोमेस्टिसिटी लाती है। जब एरिक सपनों में खोए होते हैं, वांडा उनसे पूछती है खाना क्या है या फिर मॉस्किटोज काट रहे हैं।
उनकी प्रेजेंस एरिक के रोमांटिसिज्म को बैलेंस करती है। वो दिखाती है कि एडवेंचर सिर्फ हीरोइज्म नहीं बल्कि सर्वाइवल और कॉम्प्रोमाइज भी होता है। फोर्थ और मेजर थीम है इसमें ह्यूमर एज अ शील्ड का। न्यूबी का स्टाइल सेल्फ डेप्रिशिएटिंग है, वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे वो कितने इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि उन्होंने गलत बोट ली, गलत कपड़े पहने। ये हमें यानी रीडर्स को अलाउ और इनवाइट भी करता है कि हम उनके साथ हंसे, ना कि उन पर हंसे। जब एक अंग्रेज खुद को बेवकूफ यानी कि फूल दिखाता है तो उसका इंडिया पर किया गया क्रिटिसिज्म एरोगेंट नहीं लगता। तो दोस्तों, स्लोली डाउन द गैंजेस एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंड्योरेंस की तरह है, एक ट्रैवलॉग से कहीं ज्यादा। ये हमें सिखाता है कि सफर मंजिल पाने के लिए नहीं बल्कि रास्ते की मुश्किलों को गले लगाने के लिए होता है। न्यूबी और वांडा ने 1200 माइल्स कवर किए, ज्यादा वक्त बोट को खींचने में लगाया बजाय उसे चलाने के। लेकिन आखिर में यही स्ट्रगल इस कहानी को इमॉर्टल बनाता है, यही फ्रिक्शन इस कहानी को जन्म देता है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आई हाईली रिकमेंडेड, अगर आपके पास टाइम है इसको पढ़ने के लिए तो। ये आपको हंसाएगी, रुलाएगी और इंडिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर भी करेगी। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।